ठीक है। आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल का क्वेश्चन है। 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि 14 सेंटीमीटर व्यास वाले एक नल के द्वारा 5 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से पानी आयताकार तालाब में प्रवाहित हो रहा है जो 50 मीटर लंबा एवं 44 मीटर चौड़ा है। उस समय को निर्धारित कीजिए जिसमें तालाब में पानी की सतह 7 सेंटीमीटर से ऊपर उठ जाए। सबसे पहले क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन है कि एक पाइप है, ठीक है। सबसे पहले पाइप हम बना देते हैं। देखिए, ये हमारा पाइप है। ये जो पाइप है, इस पाइप का व्यास 14 सेंटीमीटर है। इस पाइप का व्यास कितना दे रहा है? 14 सेंटीमीटर। और इस पाइप द्वारा 5 किलोमीटर पर आवर की गति से पानी बहाया जा रहा है, ठीक है। यहाँ से पानी, सपोज दैट कि यहाँ से पानी गिर रहा है, ठीक है। इस पानी को कहाँ बहाया जा रहा है? एक तालाब में। एक तालाब में इस पानी को बहाया जा रहा है। ये जो तालाब है आपका, ये तालाब कैसा है ये समझ लीजिए। आपका ये जो तालाब है, कुछ इस टाइप का है। इस पानी को इस तालाब में गिराया जा रहा है, ठीक। अब इस तालाब में आप देखिए कि क्या क्या चीज़ दे रहा है। कह रहा है कि इस तालाब की लंबाई 50 मीटर है। इस तालाब की लंबाई कितना है? 50 मीटर है। और इस तालाब की जो चौड़ाई है ये 44 मीटर है, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि आप वह समय बताइए कि कितने समय में इसमें पानी की सतह, ये जो अगर इसमें पानी गिरेगा तो इसमें पानी भरेगा या नहीं भरेगा? भरेगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए कितने देर में इस तालाब में पानी की सतह 7 सेंटीमीटर ऊपर उठ जाएगा। कितना सेंटीमीटर उठ जाएगा? 7 सेंटीमीटर उठ जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि ये एक पाइप है जिसमें इस पाइप का व्यास 14 सेंटीमीटर दिया गया है। इस पाइप द्वारा 5 किलोमीटर प्रति घंटा से, कैसे? 5 किलोमीटर प्रति घंटा से इसमें पानी प्रवाहित किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि जिस तालाब में पानी को बहाया जा रहा है उस तालाब की लंबाई 50 मीटर और चौड़ाई कितना है? 44 मीटर है। क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए कितने देर में इस पानी का सतह कितना उठ जाना चाहिए? 7 सेंटीमीटर उठ जाना चाहिए। अब चलिए सबसे पहले आप देखिए कि आपको पाइप में क्या क्या चीज़ दे रहा है। ये जो 5 किलोमीटर प्रति आवर देता है ना, 5 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से अगर इसमें पानी बह रहा है तो इसका मतलब हुआ कि ये जो पाइप है इसकी लंबाई हम ले सकते हैं 5 किलोमीटर। क्या ले सकते हैं? 5 किलोमीटर इसकी लंबाई को हम ले सकते हैं। अब आप ज़रा यहाँ पर देखिए, ये चीज़ आपको दे रहा है किलोमीटर में, यहाँ पर ये है मीटर में, और ये चीज़ दे रहा है यहाँ पे सेंटीमीटर में, और ये भी यहाँ पर दे रहा है क्या चीज़? सेंटीमीटर में। ये भी चीज़ यहाँ पर सेंटीमीटर में दे रहा है। अब क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि बताइए कितना देर में इस पाइप द्वारा अगर इसमें पानी गिर रहा है तो इसका ऊंचाई कितना हो जाए? 7 सेंटीमीटर हो जाए। चलिए सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि इस पाइप में पानी का आयतन कितना आ रहा है, ठीक है। इस पाइप का आयतन कितना है, और उसके बाद जब इस तालाब को भरा गया और 7 सेंटीमीटर ऊंचाई तक अगर इसको भरा जा रहा है तब इसमें कितना पानी आया। उसके बाद क्या करेंगे? इसके आयतन में इसके आयतन से भाग दे देंगे, हमारा आंसर इजीली निकल जाएगा। करना क्या है? सबसे पहले इसका आयतन, इस पाइप का आयतन निकालना है, और उसके बाद फिर इस तालाब का आयतन निकालना है। तालाब के आयतन में इस पाइप के आयतन से भाग दे देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 17 है। लिखेंगे चूँकि पाइप में, किस चीज़ में? पाइप में। पाइप में क्या क्या चीज़ है वो देखिए। डी 14 सेंटीमीटर दे रहा है। कितना दे रहा है? डी 14 सेंटीमीटर। लिखेंगे डी बराबर 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आर बराबर क्या हो जाएगा? तो आर बराबर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। अगर इसको मीटर में बदलना है तो क्या करते हैं हम? भाग देते हैं। कितना से? 100 से। तो इसको जब हम आगे बढ़ाते हैं तब ये आ जाएगा 7/100 मीटर। समझने में कोई तकलीफ नहीं ना। अब चलिए
ये जो इसकी लंबाई है, इसकी जो लंबाई है यानी कि h है इस पाइप की, h कितना दे रहा है? 5 किलोमीटर दे रहा है, 5 किलोमीटर दे रहा है। इसको भी हमें चेंज करना है मीटर में। किस चीज़ में चेंज करना है? मीटर में। जब हम इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 5 किलोमीटर में 5000 मीटर होगा। यहाँ लिखेंगे हम 5000 मीटर। अब लिखेंगे पाइप का आयतन। क्या लिखेंगे? पाइप का आयतन। लिखेंगे पाइप का आयतन। पाइप का आयतन क्या होता है? तो पाइप बेलनाकार है, तो बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। लिख देते हैं पाई आर स्क्वायर एच। जब हम आगे बढ़ाएंगे तो पाई का मान 22/7 गुने आर का मान कितना है? 7/100, लेकिन उसको कितना बार लिखना है? 2 बार। तो 7/100 गुने 7/100 और गुने एच का मान कितना है? तो 5000 है। कितना है? 5000 है। देखिए 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, फिर 1 0 से 1 0 कटा ना, 7 से 7 यहाँ पे कट गया, 5 दूनी 10 कटा और 2 से ये कट गया, 11 मरतबे। ठीक है, आपके पास क्या आया? तो 11 सतह 77 मीटर स्क्वायर आ गया। किसका आयतन? तो पाइप का आयतन। किसका आयतन आया? पाइप का आयतन आ गया 77 मीटर स्क्वायर। अब लिखेंगे पुनः तालाब में भरे जाने वाले पानी का आयतन। अब जरा आप आगे बढ़िए। अब देखिए, तो ये जो फिगर बना है आपके सामने, ये जो तालाब है, ये घन के आकार का है या घनाभ के आकार का है? घनाभ के आकार का है। तो घनाभ का आयतन क्या होता है? बताइए, घनाभ के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, यही होता है ना। जब हम आगे बढ़ाते हैं, यहाँ से लिखते हैं ताकि स्पेस कुछ जब हमारा बच जाए। आप देखिए लंबाई कितना दे रहा है? 50 मीटर गुने चौड़ाई कितना दे रहा है? 44 मीटर और गुणे ऊंचाई कितना दे रहा है? 7 सेंटीमीटर। ये 7 सेंटीमीटर है। इसको मीटर में बदलना है तो क्या करते हैं? बट्टा में क्या लिखते हैं? 100 लिखते हैं। अब देखिए आप 50 दूनी 100 कटा और 2 से 44 में भाग देंगे, कितना मरतबे कटेगा? 22 मरतबे लगेगा। अब चलिए लिखेंगे यहाँ अभिष्ट समय बराबर। ठीक है, या आप लिख दीजिए तालाब को 7 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भरने में लगा समय बराबर। आपके हिसाब से ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आप घनाभ देख रहे हैं, घनाभ का आयतन ज़्यादा होना चाहिए या पाइप का आयतन ज़्यादा होना चाहिए? किसका आयतन ज़्यादा होना चाहिए? घनाभ का आयतन ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, घनाभ का आयतन ज़्यादा होना चाहिए। इसका आयतन ज़्यादा है तब तो पानी पाइप से इसमें भरा जा रहा है। अब क्या करेंगे? लिखेंगे तालाब को 7 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भरने में लगा समय बराबर घनाभ का आयतन बट्टा में लिखेंगे पाइप का आयतन। अब देखिए घनाभ का क्या आया? घनाभ जो है ना, ये तालाब है। आप घनाभ भी लिख सकते हैं या आप यहाँ पर तालाब भी लिख दीजिए। ठीक है, आप तालाब भी लिख सकते हैं। तालाब का आयतन आपका कितना निकला है? तो 22 गुणे 7। क्या निकला है? 22 गुणे 7 निकला है। और बट्टा में पाइप का आयतन आपका क्या निकला हुआ है? 77 मीटर स्क्वायर निकला हुआ है। तो यहाँ पर लिख देंगे 77। 7 से 77 11 मरतबे कट गया और 11 से 22 कितना मरतबे कटेगा? 2 मरतबे। अब देखिए क्वेश्चन किस चीज़ में है? किलोमीटर पर आवर। समय का यहाँ मात्रा क्या दे रहा है? आवर दे रहा है, मतलब घंटा। तो यहाँ पर आंसर क्या आया? 2 आया। समय घंटा में तो लिख देंगे 2 घंटा, आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, बढ़े आगे? समझने में कोई तकलीफ नहीं ना? बन जाएगा। देखिए
इसी चैप्टर का 21 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देख लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि शीशे के किसी गोले को, शीशा का एक गोला है, ठीक है, शीशा का एक गोला है, कह रहा है कि शीशे के किसी गोले को पिघलाकर उसकी छोटी छोटी गोलियां बनाई जानी है। क्या करना है कि छोटी छोटी गोली बनाना है, ठीक है, छोटा छोटा इसका गोली बना देना है। क्वेश्चन कह रहा है कि जिनकी त्रिज्या गोले की त्रिज्या की आधी हो। अब इसका जो त्रिज्या है, त्रिज्या का तो हमें पता नहीं, त्रिज्या नहीं दे रहा है, तो त्रिज्या को हम किस चीज़ से सूचित करते हैं, आर से। कह रहा है कि इसका त्रिज्या ठीक इसका आधा है, ठीक है, इसका जो त्रिज्या है ठीक इसका आधा है। अब हम करते क्या है, जब आधा है तो इतना छोटा छोटा गोली तो नहीं होगा, थोड़ा इससे बड़ा बना लेते हैं, ठीक है, इस टाइप का गोली होगा। और इसका त्रिज्या क्या है, इसका आधा है। अगर ये आर है तो आर का आधा क्या हो जाता है, आर बटा दो, आर बटा दो। इसका जो त्रिज्या है आर बटा दो है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि अब आप बताइए कि अगर इस टाइप का गोला बनाया जाना है, इसको पिघला दिया गया, ठीक है, ये बड़का गोला है, इसको पिघलाकर छोटा छोटा गोला बनाना है। बस दोनों में संबंध क्या है, तो इसका जो त्रिज्या है, इसका जो त्रिज्या है इसके त्रिज्या का ठीक आधा है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए आप कुल कितनी गोलियां बना सकते हैं। अगर इस टाइप का क्वेश्चन बनाना हो तो आप याद कीजिए, आपको बताया गया है कि क्या करेंगे, इस बड़का का आयतन निकालेंगे, फिर छोटका का आयतन निकालेंगे और बड़का के आयतन में से छोटका के आयतन से भाग कर देंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि फिर आप क्या कीजिए, सभी छोटी गोलियां के संपूर्ण पृष्ठ का गोले के संपूर्ण पृष्ठ से अनुपात निकालिए। फिर आपको क्या करना है कि इस बड़का गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है, और फिर जितना छोटा गोला आएगा सभी छोटका गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, और पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के बाद दोनों का अनुपात ज्ञात कर देना है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए हमारे पास ये जो बड़का गोला है इसका त्रिज्या हमने क्या लिया है, आर लिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है, लिखेंगे माना कि बड़े गोले की त्रिज्या बराबर आर सेंटीमीटर है, ठीक है। तो गोले का आयतन बराबर, गोले का आयतन, गोले के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है। अब चलिए इसमें हमें कुछ मान भी डालना है क्या, देखिए 4/3 का 4/3 पाई का पाई ही रहने दीजिए, क्योंकि जब अगर किसी को फिगर का अगर आयतन निकालना हो और पाई आता है तो हम क्या करते हैं, बराबर भी करना हो फिर भी हम पाई का मान नहीं डालते, क्यों, क्योंकि पाई से पाई क्या होता है, कट जाता है। और या अगर संख्या भी निकालना हो फिर भी हम पाई का मान नहीं डालते, क्यों, पाई से पाई कट जाता है। और यहाँ देखिए त्रिज्या आर है और हमने त्रिज्या भी क्या लिया है, आर लिया है। इसी के वजह से आर के जगह पर आर रखने से कोई फायदा मिलने वाला नहीं है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। अब लिखेंगे पुनः, ठीक है, लिखेंगे छोटे गोले की त्रिज्या बराबर, छोटका गोला का त्रिज्या क्या है, तो छोटका गोला का त्रिज्या है r/2, यहाँ लिखते हैं हम r/2। तब लिखेंगे छोटे गोले का आयतन बराबर, क्या लिखेंगे, छोटे गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यूब है। जब हम आगे बढ़ाएंगे तो देखिए 4/3 पाई को पाई रहने दीजिए और आर क्यूब है, आर का मान क्या है, r/3 है, तो r/2 है, r/2 के कितने बार लिखना है, 3 बार लिखेंगे। यहाँ पे r/2 गुणे r/2, ठीक है। आगे बढ़ाएं, जब हम आगे बढ़ाएंगे 2 से 4, 2 मरतबे और 2 से 2 कट गया, आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा पाई आर क्यूब बट्टा में 3 दूना 6, यही ना बचा, यही बचा। चलिए जब हम इसको आगे बढ़ाएंगे, अगर इस क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाते हैं, हमें संख्या निकालना है, तो संख्या कैसे निकाला जाता है आप याद कीजिए। आपको बताया गया कि अगर संख्या निकालना हो तो बड़का आयतन में छोटका आयतन से क्या कर देना होता है, भाग कर देना होता है। और लिखेंगे अतः छोटे गोलों की संख्या बराबर बड़का का आयतन क्या है,
तो बड़का का आयतन यहाँ दे रहा है 4 पाई r क्यूब बट्टा में 3, और इसमें भाग देना है, इससे भाग देना है ना, भाग देना है आपको किस चीज़ से, तो भाग आपको देना है पाई r क्यूब बट्टा में 6, ऐसे ही भाग देना है ना। जब हम बट्टा पर का भाग बनाते तो हम करते क्या है, तो इसको हम जस का तस उतारते हैं, 4 पाई r क्यूब बट्टा में 3, और ये जो भाग है इसको गुणा में चेंज करके नीचे वाले को ऊपर और ऊपर वाले को नीचे, पाई r क्यूब। अब आप देखिए पाई r क्यूब से पाई r क्यूब कैंसिल, उसके बाद देखिए 3 दूना 6 कैंसिल, यहाँ पर क्या बचा 4 गुणे 2 तो 4 दूना 8, कितना गोला बनेगा 8 वो गोला बनेगा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि बड़का गोला का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालिए और इस 8 छोटका गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालिए, और पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के बाद आपको क्या करना है, तो इसका अनुपात निकालना है। तो अनुपात का मतलब क्या होता है, बट्टा होता है, ठीक है। लिखेंगे अब यहाँ पे कि बड़ा गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल, बड़ा गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल, बड़का गोला के पृष्ठ क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, बड़का गोला के पृष्ठ क्षेत्रफल का फार्मूला बताइए, 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर। पक्का है ना कि बड़का गोला का त्रिज्या क्या है, r है, इसलिए यहाँ पर r डालने से कुछ फायदा हमें मिलने वाला नहीं है, इसलिए इसको ऐसे ही रहने दीजिए। अब लिखेंगे पुनः छोटा गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर होगा, ये ना होगा। जब हम आगे बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पे 4 पाई, r का मान क्या है, r का मान इसका है r बटा 2, तो r बटा 2 को कितने बार लिखना है, 2 बार, तो r बटा 2 गुणे r बटा 2, 2 से 4 को भाग देंगे 2 मरतबे और 2 से 2 कट गया, आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा पाई r स्क्वायर, पाई r स्क्वायर। अब जरा आप बताइए आपके पास क्या गो छोटका गोला है, आपके पास 8 गो छोटका गोला है, तो आपको क्या गो छोटका गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, 8 गो का। अभी तक हमने क्या गो छोटका गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, 1 गो का, तो अगर 8 का निकालना है तो यहाँ पर हम 8 लिख दें। अगर हम यहाँ पर 8 लिख रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं 8, ठीक है। इसको थोड़ा सा जगह दीजिए और यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं 8, और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं 8। अगर यहाँ पर 8 आया तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब लिखेंगे दोनों का आयत क्या निकालना है, दोनों का अनुपात निकालना है। कह रहा है कि बड़का के पृष्ठ क्षेत्रफल से छोटका के पृष्ठ क्षेत्रफल का क्या निकालिए, इसका अनुपात निकालिए। तो अब लिखेंगे यहाँ पर अनुपात बराबर, अनुपात बराबर, अनुपात निकालना है किसके और किसके बीच में, तो अनुपात आपको यहाँ निकालना है, जरा पढ़ लीजिए, छोटे गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल से। तो छोटका गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या आया हुआ है, 8 पाई r स्क्वायर, और इसके साथ अनुपात निकालना है बड़के गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल का। तो बड़का गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है, 4 पाई r स्क्वायर है। पाई r स्क्वायर से पाई r स्क्वायर कट गया, 4 दूना 8 और 4 एकम 4, यानी कि 2/1 आया। अनुपात का मतलब होता है बट्टा, यानी कि जो बट्टा में आया है यही अनुपात में चेंज हो जाएगा। कैसे, तो 2 है तो 2 और इधर नीचे 1 है तो इधर 1 लिख देंगे, 2:1 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। आपका एक आंसर ये हुआ और एक आंसर आपका ये हो जाएगा, ठीक है, बनेगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए ये जो क्वेश्चन है 26 नंबर कह रहा है कि शीशा का एक गोलाकार गोल जिसका बाहरी व्यास, इसका बाहरी व्यास यहाँ से यहाँ तक दे रहा है 18 मीटर, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 18 मीटर दे रहा है, सेंटीमीटर है, ठीक है। कह रहा है कि ये एक शीशा का खोल है जिसमें पूरा शीशा का बना हुआ है, ठीक है। इस शीशा से एक लंबवृत्तीय बेलन बना देना है। क्या बना देना है, एक लंबवृत्तीय बेलन बना देना है। ये जो बेलन है इसका व्यास होना चाहिए, इसका जो व्यास है ये होना चाहिए आपका 12 मीटर, और इसकी जो ऊंचाई है, इसकी जो ऊंचाई है ये है 8, क्वेश्चन है सेंटीमीटर में, और ये है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर इस शीशे के गोले का बाहरी व्यास 18 सेंटीमीटर है तो इसका भीतरी व्यास क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है।
इसका ये जो भीतरी व्यास होगा ये क्या होगा, यही आपको बताना है। अब हम करते क्या हैं, ये जो भीतरी व्यास है इसको हम मान लेते हैं डी। ठीक है, सबसे पहले आप क्या कीजिए, देखिए कि इसमें कितना शीशा लगा हुआ है बनाने में, शीशा का आयतन निकालिए। जब आपको इस शीशा का आयतन निकालना होगा तो आप क्या करते हैं, बड़का गोला के आयतन में से छोटका गोला के आयतन को घटा देते हैं। अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि गोला में प्रयुक्त शीशे का आयतन, शीशे का आयतन। ठीक है, इस गोला में जितना शीशा लगा हुआ है उसका आयतन निकालना है तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे बड़ा गोला का आयतन माइनस छोटा गोला का आयतन। ठीक है, देखिए गोला के आयतन का फार्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो 4/3 पाई आर क्यूब। जब जो बड़ा गोला है उसका त्रिज्या हमने क्या ले लिया, बड़का आर, और जो छोटा गोला है उसका त्रिज्या हम ले लेंगे छोटका आर। तो 4/3 पाई आर क्यूब लिख देते हैं। चलिए 4/3 पाई है, आर क्यूब यहाँ पर दे रहा है। जब हम बड़का गोला के पास जाते तो बड़का का व्यास कितना है, 18 है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो लिखेंगे 9 का क्यूब और माइनस 4/3 पाई। और यहाँ पर देखिए अगर व्यास डी है तो त्रिज्या क्या होता है, d/2 होता है। त्रिज्या क्या हो जाता है, d/2 हो जाता है। यहाँ लिखेंगे r बराबर क्या हो जाएगा, ये d/2 हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर d/2 का क्यूब। जब हम आगे बढ़ेंगे तो आप इस दोनों में से 4/3 पाई को आप कॉमन ले सकते हैं। तो जब हम 4/3 पाई को कॉमन ले लिए और 9 का क्यूब निकालते हैं तो 9 9 81, और 81 में अगर 9 से गुना होता है तो 729 बचता है, और माइनस डी का क्यूब, डी क्यूब, और बट्टा में 2 का क्यूब 8 हो गया। अब चलिए अब आपको क्या करना है, तो इस लंबवृत्तीय बेलन का आयतन निकाल लेना है। आप लिखेंगे पुनः लंबवृत्तीय बेलन का आयतन। लंबवृत्तीय बेलन के आयतन का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच हो जाता है। आपको पहले भी बताया गया कि यहाँ पर हम पाई का मान नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि इसमें भी पाई है और दोनों का आयतन बराबर है। जब दोनों को बराबर करेंगे तो पाई से पाई क्या हो जाता है, कट जाता है। तो पाई को आप रहने दीजिए, तो पाई को पाई रखते हैं। आर का मान क्या है यहाँ पे, देखिए इसका व्यास अगर 12 है तो त्रिज्या 6 हो जाएगा। त्रिज्या को कितने बार लिखना है, 2 बार। तो 6 × 6, और एच इसका ऊंचाई कितना आया हुआ है, 8 आया हुआ है। जब आगे बढ़ाएंगे तो 6 × 36 8, 36 पाई, और गुणे यहाँ पर आ जाएगा 8। ठीक है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या डायरेक्ट आप इसको गुणा में भी छोड़ सकते हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है कि यही शीशा से इसको बनाया गया है। ये जो गोलाकार खोल के में जो शीशा लगा हुआ है, इसी शीशा से क्या बना दिया गया है, लंबवृत्तीय बेलन बना दिया गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस दोनों का आयतन आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। अब लिखेंगे प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार। प्रश्न के अनुसार क्या होता है, तो प्रश्न के अनुसार इस दोनों का आयतन आपस में बराबर है। इसलिए हम क्या करेंगे, इसके आयतन से इसके आयतन को क्या कर दे, बराबर कर दे। अब लिखेंगे 4/3 पाई, और यहाँ पर लिखेंगे 729 माइनस डी का पावर 3 बट्टा में 8 के बराबर में पाई × 6 × 6 × 8। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये 3 हम देख रहे हैं भाग में, इधर आएगा तो गुणा में, और ये 4 पाई गुणा में इधर आएगा तो भाग में। अब चलिए इसको आगे आप बढ़ाइए। जब आप इसको आगे बढ़ाते तो आपके पास क्या बचता है, 729 माइनस डी का पावर 3 बटा में 8 के बराबर में पाई × 6 × 6 × 8, और गुणे ये 3 भाग में इधर आया गुणा में, और यहाँ पर 4 पाई गुणा में इधर आएगा तो ये हो जाएगा भाग में। ठीक है, पाई से पाई को काट देते हैं और 4 दूनी 8 काट देते हैं। आगे बढ़ाएं। यहाँ पर देखिए एक और चीज़ है, ये जो आप 8 देख रहे हैं ये भी 8 यहाँ पर भाग में इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा। चलते हैं एक स्टेप और आगे, हम इसको बढ़ाते हैं। क्या लिखेंगे, तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे 729 माइनस डी का पावर 3 के बराबर में 6 × 6 × 2 × 3 क्या है, 6 × 6 × 2 × 3, और गुणे में क्या आ जाएगा, ये 8 यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये 8 यहाँ पर भाग में इधर आएगा तो गुणा में। ठीक है, ये आप अभी तक फिलहाल क्या कीजिए, इसको आप यहीं पे रहने दीजिए।
जब इस सब को हम गुना करते हैं तो हमारे पास क्या आता है वो देखिए, 729 माइनस डी का पावर 3 के बराबर में 6 36, 36 दूना 72 और 72 तिया कितना आता है, 72 तिया 216। इसके नीचे हम लिख देते हैं 8। अब चलिए ये माइनस में इसको अगर हम उधर ले जाते हैं तो प्लस में हो जाएगा, और ये 216 प्लस में इधर आता है तो माइनस में। तब हमारे पास क्या बचता है, हमारे पास बचता है डी का पावर 3 बट्टा में 8 के बराबर में 729 माइनस 216। ठीक है, आगे बढ़ाएं। अब हमारे पास है डी का पावर 3 बट्टा में 8 के बराबर में जब 729 में से अगर 216 जाता है तो हमारे पास क्या बचता है, हमारे पास बच जाएगा 513। कैसे, 9 में से 6 गया 3, 2 में से 1 गया 1, और अगर 7 में से 2 जाता है तो क्या बचेगा, 5 बचेगा। अब चलिए जब इस क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाते हैं, अगर इस क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाएंगे तो हमारे पास अब क्या बचा, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो 8 है ये भाग में इधर आएगा तो गुणा में, यानी कि डी का पावर 3 बराबर 513 और गुणे 8। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका निकालेंगे घनमूल, क्योंकि डी का पावर कितना दे रहा है 3। अगर डी का पावर 2 देता है तो हम वर्गमूल निकालते हैं, अगर डी का पावर 3 है तो हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, घनमूल। वर्गमूल में 2-2 का ग्रुप बनता है और घनमूल में कितना का ग्रुप बनता है, 3-3 का यहाँ पर ग्रुप बन जाएगा। चलिए जब हम अब इसको आगे अगर हम बढ़ाते हैं तो लिखेंगे डी बराबर घनमूल का आप सिंबल दीजिए और नीचे लिखिए 513 गुणे 8। घनमूल में कितना का ग्रुप बनाना है, 3-3 का। 513 का घनमूल क्या हो जाएगा वो सबसे पहले आप निकालिए, क्योंकि ये जो 8 है 8 का घनमूल 2 होता है, क्योंकि 8 किसका क्यूब है, 2 का, 2 दूना 4 और 4 दूना 8। 513 का निकालिए। साइड में क्या है, 513 है, लेकिन इसके नज़दीक वाला ये जो 512 संख्या आप देख रहे हैं, 512 जो संख्या है, 512 किसका, 512 का घनमूल क्या निकलता है, 8 निकलता है। क्यों, अगर हम 8 को 3 बार गुना करते हैं, अगर हम क्या करते हैं 8 को अगर हम 3 बार गुना करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 512, लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रहा है, 513 दे रहा है, यानी कि इसका जो घनमूल निकलेगा 8 के आसपास निकलेगा। ठीक है, चलिए अब आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं, लिखते हैं डी बराबर घनमूल का जो सिंबल है, घनमूल के सिंबल में ये 513 का घनमूल हम ले लेते हैं लगभग में 8, और ये जो आप देख रहे हैं ये जो 8 है, 8 का घनमूल क्या निकलता है, 2 निकलता है। 8 का घनमूल क्या निकलता है, 2 निकलता है। इसको पूरा अगर आपको ये जो सिंबल देख रहे हैं इसको तोड़ना है तो आप लिखिए 8 गुणे 8 गुणे 8, क्योंकि जब 8 में 8 से गुना होगा तो 8 अटे 64 और 64 अटे 512 हो जाता है। और यहाँ पर लिखेंगे गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, क्योंकि 2 दूना 4 और 4 दूना क्या होगा, 8 होगा। अब लिखेंगे डी घनमूल का सिंबल देंगे और यहाँ पर लिखेंगे 8 का पावर 3 गुणे 2 का पावर 3, तो डी बराबर देखिए यहाँ पे 8 दूना 16, 16 का पावर 3 है, 3 से इसको इस सिंबल को काट देंगे तो डी का मान क्या आ गया 16। क्वेश्चन है सेंटीमीटर में तो लिखेंगे सेंटीमीटर लगभग आंसर, सेंटीमीटर लगभग आंसर। इसका आंसर लगभग में ही आएगा। क्यों, क्योंकि 513 का घनमूल नहीं निकलता है। 513 के आसपास में जो संख्या है घनमूल वाला वो कौन है, 512 है, इसलिए 512 लेकर इसको बनाना पड़ेगा। ठीक है।